हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आज की क्लास हम सेकंड क्लास करेंगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्कप्लेस एक्ट। इससे पहले एक क्लास में रिकॉर्ड कर चुका हूं, जो हमने चैप्टर नंबर 3 दैट इज सेक्शन 8 तक कवर कर लिया। आज की क्लास में सेक्शन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, जो कि बात करता है कंप्लेंट, कि अगर एग्रीव्ड वुमेन है यानी महिला के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है तो वो कंप्लेंट क्या कैसे करेगी, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, ये बात करी गई सेक्शन नंबर 9 में। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर वुमेन यानी महिला के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो कंप्लेंट करेगी विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी जिस तारीख से सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, वो ऑफेंस कमिट हुआ है, उससे अगले 3 महीने के अंदर अंदर उसको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। और कंप्लेंट हमेशा रिटिन में होगा, ओरल कंप्लेंट आप नहीं कर सकते। अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है तो लिखित में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। किसको करनी पड़ेगी? अगर इंटरनल कमिटी बनी हुई है तो इंटरनल कमिटी को, और अगर इंटरनल कमिटी नहीं है तो उस केस में हम लोकल कमिटी को कंप्लेंट फाइल करेंगे। प्रोवाइडेड में लिखा है कि अगर महिला रिटन कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकती तो उसको मदद दी जाएगी, असिस्टेंस दी जाएगी। कैसी असिस्टेंस? जिससे कि वो महिला अपनी कंप्लेंट को रिटन में कर सके। सेकंड प्रोवाइडेड बात करता है कि अगर जो 3 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए, किसी भी कारणवश वो 3 महीने के अंदर कंप्लेंट नहीं फाइल कर पाती, तो इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी उसको अगले 3 महीने तक के लिए टाइम दे सकती है। तो अगर हम बात करें, टोटल पीरियड मिल जाता है 6 मंथ्स का। बट अगर क्वेश्चन प्रीलिम से पूछा जाए तो 6 मंथ्स मत बोलिएगा, आंसर होगा 3 मंथ्स। सेकंड क्लॉज बोलता है वेयर एग्रीव्ड वुमेन इज अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट। यहां पे लिखा है कि अगर जो महिला है जिसके विरुद्ध ऑफेंस हुआ है वो अनेबल है, वो कंप्लेंट नहीं फाइल कर पा रही, तो उसके बिहाफ पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट फाइल कर देंगे। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 10, जो कि बात करता है कंसिलिएशन की, यानी कि आप कंप्लेंट तो फाइल कर रहे हो, ठीक, कंप्लेंट किसके सामने करी? इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी। तो इंटरनल लोकल कमिटी पहले ट्राई करेगी कि दोनों पार्टीज के बीच में एक कंसिलिएशन हो जाए, एक समझौता हो जाए। ठीक, ये बारे में बात की गई है सेक्शन नंबर 10। तो इसमें क्या लिखा है? इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी बिफोर इनिशिएटिंग एनी इंक्वायरी, यानी कि जो सेक्शन नंबर 11 में जो कमिटी इंक्वायरी स्टार्ट करती है, तो कमिटी इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले ये ट्राई करेगी कि इनके बीच में समझौता हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो समझौता होगा ना, इस समझौते में कोई भी मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा। मतलब कि समझौता अगर पार्टीज के बीच में हुआ तो वो समझौते की जो नींव है, जो बेस है, उसमें आप पैसे की कोई लेन देन नहीं करोगे। ये नहीं होगा कि ठीक है, जो पुरुष ने महिला के खिलाफ ऑफेंस किया है, अब वो पुरुष उसको 1 लाख या 10 लाख रुपए देगा। नहीं, मॉनेटरी सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा इस समझौते में। ये बात करता है प्रोवाइडेड, और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्लॉज बात करता है वेयर सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड, द इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी शैल रिकॉर्ड द सेटलमेंट एंड फॉरवर्ड द सेम टू द डिस्ट्रिक्ट और एम्प्लॉयर। अगर कमिटीज सेटलमेंट करा देती है, कंसिलिएशन करा देती है, तो उस सेटलमेंट को रिकॉर्ड करेंगी कमिटी, और जब रिकॉर्ड हो जाएगी तो वो उसको लिखित में लिखेगी, और उस रिपोर्ट को चाहे तो एम्प्लॉयर, ठीक, एम्प्लॉयर कौन होगा? जिसकी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस एम्प्लॉयर को कॉपी भेजेगी, या फिर अगर इंटरनल कमिटी नहीं है, लोकल कमिटी है, तो इन केस लोकल कमिटी फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगी। ठीक, थर्ड में लिखा है द इंटरनल कमिटी लोकल कमिटी शैल प्रोवाइड द कॉपीज। जब एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हमने फॉरवर्ड कर दी सेटलमेंट की कॉपी, तो एक कॉपी आप, जो इंटरनल कमिटी है या जो लोकल कमिटी है, एक कॉपी आप किसको दोगे? पार्टीज को भी दोगे। ठीक, यानी कि एग्री वुमेन एंड रेस्पोंडेंट, इनको भी एक एक कॉपी आप दोगे। फोर्थ क्लॉज लिखा है वेयर सेटलमेंट इज अराइव्ड एट अंडर सबसेक्शन 1 नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपके बीच में सेटलमेंट हो गया, कंसिलिएशन हो गया, तो उसके बाद दोबारा से इंक्वायरी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक, अगर इनको आपके बीच में सेटलमेंट नहीं हुआ तो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, और अगर हो गया तो उसके बाद इंक्वायरी दोबारा शुरू नहीं होगी। ये लिखा है हमारे क्लॉज 4 में। तो ये बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 10। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 11, जो बात करता है इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। जब आप कंप्लेंट फाइल करते हो, चाहे इंटरनल कमिटी के सामने करो या लोकल कमिटी के सामने करो, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट, जिसने ऑफेंस किया, उसके अगेंस्ट एक इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ठीक,
तो सेक्शन नंबर 11 बात करते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10, यानी कि सेक्शन 10 में अगर कंसिलिएशन आपका सेटलमेंट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इंक्वायरी शुरू होगी। और इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी शैल वेयर रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉय प्रोसीड टू मेक इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट इन अकॉर्डेंस विद द सर्विस रूल्स, यानी कि अगर जिस पुरुष ने ऑफेंस किया है वो एम्प्लॉय है, यानी कि आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, आप कहीं बराबर वाली सीट में या आपके ऑफिस में जो काम करता है एम्प्लॉय, अगर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है तो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग आपके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और अगर आपने कंप्लेंट फाइल करी है एक लोकल कमिटी के सामने, तो लोकल कमिटी कैसे अपनी इंक्वायरी शुरू करेगी? तो अगर लोकल कमिटी चाहे तो इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले वो कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस स्टेशन को भेज सकती है। किस लिए? कि आप रजिस्टर करें इस कंप्लेंट को अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी। ठीक, तो अगर आप लोकल कमिटी के सामने कंप्लेंट फाइल कर रहे हो और अगर लोकल कमिटी को लगता है कि हमें इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले ये जो कंप्लेंट है ये पुलिस ऑफिसर को भेज देनी चाहिए, पुलिस स्टेशन के सामने सबमिट करनी चाहिए, जिससे कि ये कंप्लेंट 509 ऑफ आईपीसी में रजिस्टर्ड हो सके। फिर टाइम याद रखिएगा, ये जो आप कंप्लेंट फॉरवर्ड करोगे ना पुलिस स्टेशन, इसका टाइम पीरियड दे रखा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर करोगे। और ये आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि कितने दिन के अंदर कर सकते हो, तो आप 7 दिन के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन में भेज सकते हो कि आप 509 के अंदर 509 आईपीसी के अंदर इस कंप्लेंट को रजिस्टर करें। ठीक, फिर ये प्रोवाइडेड एज सच को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड बात करता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 509, अगर आपने 509 में कंप्लेंट रजिस्टर कर ली, पुलिस ऑफिसर ने कंप्लेंट रजिस्टर कर ली, ठीक, एंड व्हेन रेस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड, और उस केस में क्या हुआ, जो रेस्पोंडेंट है यानी जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी उसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, उस कंडीशन में ये जो ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, जो आपके 509 में लिखा है, 509 में जो पनिशमेंट दे रखी है, उस पनिशमेंट को सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग सेटलमेंट किया जाएगा। यानी कि इसको आप जो हमारा सेक्शन नंबर 15 है उसके अकॉर्डिंग आप डिटरमाइन करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ फाइन इस व्यक्ति को एक एग्रीव्ड वुमेन को देना चाहिए। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें 509 में, जो आप 509 में आपने पुलिस के सामने बोला कि इसको रजिस्टर्ड कर लो और पुलिस ने रजिस्टर्ड कर लिया, उसके बाद कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया, तो आपको जो 509 में पनिशमेंट दे रखी है, फाइन भी तो देना पड़ेगा। तो वो जो फाइन है ना, वो फाइन आप कैसे डिसाइड करोगे? वो डिसाइड करोगे जो सेक्शन नंबर 15 में दे रखा है। अब हम सेक्शन नंबर 15 आगे देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फाइन डिटरमाइन करोगे कि इसको 10,000 देने चाहिए या 1 लाख देने चाहिए, 5 लाख देने चाहिए, 10 लाख, वो डिपेंड करता है जो सेक्शन नंबर 15 में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब आगे लिखा है क्लॉज 3 में, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 द इंटरनल और लोकल कमिटी शैल हैव द सेम पावर, यानी कि जब आप इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं तो इंक्वायरी में इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी की सेम पावर होगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। ठीक, ये याद रखिएगा, प्रीलिम से पूछ सकते हैं कि सिविल कोर्ट की पावर होगी या क्रिमिनल कोर्ट की होगी। तो पावर होगी आपकी एक सिविल कोर्ट की तरह, क्योंकि यहाँ पे सीपीसी लिखा है, सीपीसी में अपनी सिविल कोर्ट्स आती हैं। ठीक, अब पावर कैसी कैसी होंगी, ये आपके मेंस का क्वेश्चन बनता है। आप समन भेज सकते हो, किसी भी व्यक्ति को आप कोर्ट में बुला सकते हो उसके अटेंडेंस के लिए, तो एक पावर ये हो गई। दूसरी पावर, आप कोई भी डॉक्यूमेंट को डिस्कवर कर सकते हो या उसकी प्रोडक्शन के लिए, कि आप किसी भी जगह पे गए कि हमें ये डॉक्यूमेंट सर्च करना है, ठीक, सर्च वारंट होगा, उसकी डिस्कवरी होगी, या फिर आपने बोला व्यक्ति को समन भेज के कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आप इसको कोर्ट में लेकर आइए, तो दूसरी पावर ये हो गई। तीसरी क्या है, अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, तीसरी पावर है कोई अदर रिलेवेंट फैक्ट हुआ या कोई और अदर चीज हमें मंगवानी पड़े, तो इसमें ये वाला जो लास्ट वाली पावर है ना, इसका स्कोप ज्यादा है, इसमें यही लिख दिया, क्योंकि अदर मैटर और जो बाकी चीजें हैं उससे रिलेटेड भी आपकी वही पावर होगी जो एक सिविल कोर्ट की होती है। राइट, फोर्थ में लिखा है इंक्वायरी आपकी 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इंटरनल और लोकल कमिटी आपके अगेंस्ट इंक्वायरी स्टार्ट करेगी तो 90 डेज के अंदर ये इंक्वायरी खत्म हो जानी चाहिए। ये भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि बात करता है जब आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई उसके बीच में फिर क्या क्या प्रोसीजर और हो सकता है।
तो सेक्शन 12 बात करता है कि अगर आपके खिलाफ जो इंक्वायरी स्टार्ट हुई है वो पेंडेंसी में यानी वो चल रही है, तो हम उसके दौरान भी कोई एक्शन कर सकते हैं। सपोज करो इंक्वायरी तो स्टार्ट हो गई, ठीक, लोकल कमिटी और इंटरनल कमिटी ने आपके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट कर दी, बट जो ऑफिस का माहौल है वो एक ऐसा हो गया है कि उस माहौल में जो महिला है वो नहीं रह सकती, तो वो ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, जब इंक्वायरी की पेंडेंसी चल रही है उस समय जो महिला है वो एक रिटन रिक्वेस्ट करेगी, यानी रिटन में एक रिक्वेस्ट करेगी इंटरनल कमिटी को या लोकल कमिटी को, किस बारे में, कि उसको ट्रांसफर दे दिया जाए, या तो एग्रीव्ड वुमेन जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है उसको ऑफिस से ट्रांसफर कहीं और दूसरे ऑफिस से भेज दिया जाए, या रेस्पोंडेंट जिसने ऑफेंस किया है, इन दोनों में से किसी एक को उस ऑफिस से दूसरे ऑफिस शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक, दूसरा, ग्रांट लीव टू एग्रीड वुमेन अप टू द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि महिला अगर चाहे तो एक एप्लीकेशन लगा सकती है कि मुझे 3 महीने तक की छुट्टी दे दी जाए। तीसरी क्या है, ग्रांट सच अदर रिलीफ टू एग्रीड वुमेन एज मे बी प्रिस्क्राइब, या इसके अलावा और भी कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई अदर रिलीफ अगर महिला चाहती है तो वो भी क्लेम कर सकती है। सेकंड क्लॉज बात करता है द लीव ग्रांटेड टू द एग्रीड वुमेन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू द लीव शी वुड बी एंटाइटल्ड। देखिए, जैसे सपोज हम अप्लाई करते हैं प्राइवेट जॉब के लिए, तो उसमें ना लिखा होता है कि आप महीने में या तो 1 छुट्टी ले सकते हो, 2 ले सकते हो, या पूरे साल में इतनी ले सकते हो। तो ये जो छुट्टी की बात करी गई है ना, सपोज करो महिला को बोला गया है कि आप छुट्टी ले सकते हो पूरे साल में, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि 15 दिन की ले सकते हो, पूरे साल में 15 दिन की छुट्टी ले सकते हो, बट कंप्लेंट जब फाइल करी उसमें वुमेन ने कहा कि मुझे ना आप 7 दिन की छुट्टी और चाहिए, तो ये जो 7 दिन की छुट्टी है ना ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये अलग से दी जाएगी। 15 दिन को तो उसको मिलेगी जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है, बट जो कंप्लेंट के बेसिस पे है वो एक अलग छुट्टी है, तो दोनों को हम इक्वल नहीं मानेंगे। ये बात करता है हमारा क्लॉज नंबर 2। थर्ड बोलता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी द एम्प्लॉयर शैल इंप्लीमेंट सच रिकमेंडेशन। जैसे ये एप्लीकेशन लगाएगी, वुमेन एप्लीकेशन लगाएगी, इंटरनल कमिटी, लोकल कमिटी ये रिकमेंडेशन किसको भेजेंगे, एम्प्लॉयर को, जो उस कंपनी को चला रहा है। जैसे उसको रिकमेंडेशन मिलेगी वो रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करनी उसकी ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शैल वर्ड लिखा है। ठीक, अगर इंटरनल कमिटी ने बोला कि इसको 4 महीने की उसको 2 महीने की छुट्टी चाहिए, तो एम्प्लॉयर को वो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसको छुट्टी मिल जाए। ठीक, सेक्शन 13 बात करता है इंक्वायरी रिपोर्ट, जब आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, अब उसके बाद की बात करेगी, उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है ऑन द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, जैसे आपकी इंक्वायरी कंप्लीट होगी, इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी शैल प्रोवाइड ए रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग टू द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। देखिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हम कब भेजेंगे, अगर लोकल कमिटी ने रिपोर्ट भेजी है। एम्प्लॉयर को कब भेजेंगे, अगर इंटरनल कमिटी ने आपको रिपोर्ट भेजी है। आई गेस ये तो आपको क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है, मेरी पिछली वीडियो है सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो डिपेंड करता है कि इंक्वायरी कौन सी कमिटी कर रही है। तो जैसे ही आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, आप 10 दिन के अंदर अंदर या तो एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपनी एक रिपोर्ट भेजोगे, और उस रिपोर्ट में आप अपनी फाइंडिंग्स बताओगे कि आपका क्या डिसीजन है। ठीक, सेकंड क्लॉज बात करता है अगर इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी इस नतीजे पे पहुंची है कि रेस्पोंडेंट ने ना कोई ऑफेंस किया ही नहीं है, यानी रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगे हैं वो प्रूव ही नहीं हो पाए, तो अब क्या होगा, then it shall recommend to the employer district officer that no action is required to be taken। तो उस रिपोर्ट में ये लिखा होगा कि रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट, जिसने ऑफेंस किया है उसके अगेंस्ट आप कोई भी एक्शन मत लीजिए। थर्ड बात करता है कि अगर इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी को लगता है कि उस रेस्पोंडेंट ने ऑफेंस किया है, उस कंडीशन में अब क्या है, तो उस रिपोर्ट में अब ये लिखा होगा कि आप उस रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। कैसे लोगे, जो भी आपके सर्विस रूल्स में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसके अगेंस्ट एक एक्शन लीजिए, और जो भी उसकी सैलरी और वेजेस है उसको आप डिडक्ट कीजिए। डिडक्ट क्यों? क्योंकि वहां से डिडक्ट होंगे तो एज अ कॉम्पनसेशन दिया जाएगा उस विक्टिम को, उस महिला को। और कॉम्पनसेशन कैसे डिसाइड होगा, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। ठीक, प्रोवाइडेड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना। क्लोज 4 बोलता है द एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल अपॉन सच रिकमेंडेशन विद इन 60 डेज ऑफ इट्स रिसीव्ड बाय हिम, यानी कि अगर आपने रिपोर्ट एम्प्लॉयर को भेजी या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजी कि हमारे इंक्वायरी के अकॉर्डिंग हमने ये डिसीजन लिया है, तो वो डिसीजन को इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर करना पड़ेगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करे या एम्प्लॉयर करे। ठीक,
जो कमिटी ने आपको रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट का जो भी डिसीजन है उस डिसीजन को वास्तविकता में लाने के लिए आपको 60 दिन का मौका दिया जाएगा। सेक्शन 14 बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। अगर आप कोई गलत कंप्लेंट करते हो या गलत एविडेंस देते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। सपोज करो जो महिला ने कंप्लेंट फाइल करी है कि इसने मेरे खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, वो महिला झूठ बोल रही है, ऐसा भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि महिला सच ही बोले। ठीक, अगर वो महिला झूठ बोल रही है या गलत एविडेंस प्रोड्यूस कर रही है तो सर्विस रूल के अगेंस्ट उसके सर्विस रूल्स में जो जो प्रोसीजर लिखा है, जो जो पनिशमेंट लिखी है उसके तहत जाकर आप उसको पनिशमेंट देंगे। ठीक, क्लॉज 2 में लिखा है कि अगर कोई विटनेस आती है कोर्ट में या कमिटी के सामने और वो फॉल्स एविडेंस देती है तो उसको भी सर्विस रूल्स के तहत पनिशमेंट दी जाएगी। सिर्फ इसमें इतना लिखा है, ज्यादा अंदर डिटेलिंग में जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 15 में लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक, अब आप जो कॉम्पनसेशन देंगे ना महिला को, वो कैसे देंगे, किस आपके क्या ग्राउंड होंगे, वो बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 15। तो यहाँ पे लिखा फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द सम्स टू बी पेड टू द एग्रीड वुमेन द इंटरनल कमिटी लोकल कमिटी शैल हैव रिगार्ड। यानी कि कमिटी को कॉम्पनसेशन अगर देना है तो उनको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग एंड इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज टू दी वुमेन। यानी कि जो ये ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस के बाद उस वुमेन को एक मेंटल ट्रॉमा पहुंचा है। ठीक है, उसकी मानसिक हालत अब ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो गई, उसको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, सफरिंग हो रही है, इमोशनली डिस्टर्ब हो गई। तो अगर ये फैक्ट्स को कंसिडर करें तो इस फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए भी कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। फिर लॉस इन द कैरियर अपॉर्चुनिटी। भाई जब ये हरकतें हो जाती है ऑफिस में तो महिला का दिमाग सही नहीं रहता, मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है, तो वो इतना फोकस नहीं कर पाती अपने काम पे जितना वो पहले करती थी। तो इससे क्या होगा, उसकी जो अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ करने की वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस फैक्ट्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। तीसरा, मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर वही वो मानसिक तौर से सही नहीं है तो डॉक्टर को दिखाएगी, उस डॉक्टर पे जाने के पास उसके पास जो खर्चा आएगा, उसकी फीस, ये सब आने जाने का खर्चा, वो सारा भी कंसिडर किया जाएगा। फिर है इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द रेस्पोंडेंट। जिसने ऑफेंस किया है, ठीक है, जिसने उस महिला के साथ छेड़छाड़ करी है, उसकी फाइनेंशियल और इनकम कितनी है, फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, कैसा है, उसकी इनकम कितनी है, ये सब फैक्ट भी कंसिडर किया जाएगा। फिजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। कमिटी ये भी देखेगी कि ये जो हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं ये इंस्टॉलमेंट में देनी चाहिए या लमसम में देनी चाहिए, तो दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा, ये काम भी कमिटी डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 15। 16 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे बात करी गई कि इंक्वायरी में कंप्लेंट में जो भी कुछ लिखा है या जो भी कुछ होता है, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उस बारे में आप कभी किसी को नहीं बताएंगे। और अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया कि उसी की ऑफिस में किसी को पता चल गया कि अच्छा कंप्लेंट में ये लिखा है और उसने जाके चुगली कर दी किसी और से, किसी और ने किसी और को, किसी और को किसी और से, तो ऐसे चलते चलते ये बात फैल गई। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सर्विस रूल्स के तहत कम पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक, ये सर्विस रूल्स ना, जो आप जिस कंपनी में आप काम करते हो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, सर्विस रूल्स में ये लिखा है कि अगर आप ऐसे ऐसे कॉन्ट्रावीन करेंगे तो आपको इतनी इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो उसके तहत ही आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। यहाँ पे एक्सप्रेसली बात नहीं करेगी इतना देना पड़ेगा, वो जो सर्विस रूल्स में लिखा है सिर्फ उतना ही वहां पे ही वो देना पड़ेगा। सेक्शन 18 बात करता है अपील की, कि अगर सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 क्लोज 3, सेक्शन नंबर 14 क्लोज 2 और सेक्शन नंबर 17 के तहत अगर आप अपील करना चाहते हो तो आप अपील कर सकते हो। अपील करने का टाइम कितना है, 90 डेज का, याद रखना, ये भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किन किन सेक्शंस के अंडर आप अपील कर सकते हो, तो याद रखना 13 क्लोज 2 में, 13 क्लोज 3 में, 17 में और 14 क्लोज 2 में ही आप अपील कर सकते हो। उसके अलावा और किसी भी सेक्शन के अंडर आप अपील नहीं कर सकते। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जो कि बात करता है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटीज हैं। ठीक, ये एक बार आप पढ़ लेना, ये आपके प्रीलिम्स में ही पूछा जाएगा और मेंस में भी पूछ सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई बताने का नहीं है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। सेम सेक्शन नंबर 20 में वही बात करेंगे ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, की जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसको क्या ड्यूटीज और पावर दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, जो रिपोर्ट जो लोकल कमिटी के सामने जो इंक्वायरी चल रही है उसकी जो रिपोर्ट है उस पर बार बार ध्यान देना, उस पर अपना टाइमली मॉनिटर करना। टेक मेजर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर एंगेजिंग एनजीओ फॉर
क्रिएशन की अवेयरनेस फैलाना सोसाइटी में कि अगर महिला के खिलाफ ऐसा कुछ होता है तो उसके पास अधिकार है कि वो कंप्लेन करे। ठीक, तो एनजीओज में जाकर ये सब कराना भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काम होता है। सेक्शन 21 बात करते हैं कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, यानी कि जो कमिटी है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगी किस किस को, एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन में बात करी गई है एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, यानी कि जो एम्प्लॉयर है, जिस कंपनी में जो कंपनी चला रहा है, ठीक, वहां का जो बॉस है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, और उसमें यह भी बताएगा कि पूरे साल में इतनी कंप्लेंट फाइल हुई है और इतनी कंप्लेंट का डिसीजन आ चुका है। 23rd, 24th, 25th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। 26 में बात करी गई पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ एक्ट, यानी कि जो कंपनी चला रहा है, जो एम्प्लॉयर है, अगर वो इस एक्ट के तहत काम नहीं करता तो उसको कितनी पेनल्टी मिलेगी, यहाँ पे बात करी गई 50,000 रुपीज, तो उसको 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है अगर वो इस सेक्शन के अंडर काम नहीं करता। जैसे क्या क्या काम नहीं करता, अगर वो इंटरनल कमिटी नहीं बनाता, भाई सेक्शन 4 में बताया था ना मैंने कि इंटरनल कमिटी बनाने काम किसका, एम्प्लॉयर का, अगर वो नहीं बनाता तो उसको 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक, सेक्शन 13, 14, 22 के तहत अगर जो एक्शन उसको बोला है करने को वो नहीं करता तो 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। या कोई और प्रोविजन इस एक्ट में जो जितने भी प्रोविजन है जहां पे उसका काम होना चाहिए था वो नहीं करता तो भी उसको 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक, और उसके तहत सपोज करो वो एक बार पनिश हो चुका है, एक बार वो कन्विक्ट हो चुका और दोबारा से उसने वही कन्विक्शन वही हरकत दोबारा करी तो उसको ट्वाइस दी पनिशमेंट, जो उसको पनिशमेंट पहले मिल सकती थी जितनी, सपोज करो 50,000 तक का मिल सकता था, तो अब अगली बार अगर वो ऑफेंस दोबारा करता है, वही काम दोबारा करता है तो उसे 1 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही साथ उसको कंपनी से हटा दिया जा सकता है, या अगर वो और कोई काम कर रहा है तो उसको उस लाइसेंस को भी कैंसिल किया जा सकता है। सेक्शन 27 बात करते हैं कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट। अभी तक तो क्या चल रहा था कि कंप्लेन फाइल हो रही थी इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी के सामने। अब बात करते हैं कि अगर सपोज कमिटी नहीं आपकी कंप्लेन को फाइल करती, या कमिटी को लगता है कि ये हम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं इस केस को डिस्पोज ऑफ, तो उस कंडीशन में कोर्ट चाहे तो कॉग्निजेंस ले सकती है। कौन कौन सी कोर्ट होगी पहले तो ये देख लेते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट। ठीक, फिर थर्ड क्लोज बात करता है एवरी ऑफेंस, ये जो ऑफेंस हो रहा है इस एक्ट में ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है उसको हम विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक, फर्स्ट बात करता है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और एनी रूल मेड देयर अंडर सेव ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय द एग्रीड वुमेन, यानी कि कोर्ट जब तक आपका कॉग्निजेंस नहीं लेगा, उस केस पे संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि जो महिला है वो खुद ही कंप्लेंट नहीं फाइल करती या इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी किसी पर्सन को ऑथराइज नहीं कर देती। सपोज इंटरनल कमिटी के सामने इंक्वायरी चल रही है बट वो ढंग से नहीं डिस्पोज ऑफ कर पा रहे, तो इंक्वायरी जो कमिटी है वो अगर चाहे तो किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकती है कि आप जाइए कोर्ट में इस केस को फाइल कर दीजिए। ठीक, सेक्शन 28 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 29 में बात करिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यानी कि अगर प्रीलिम से पूछा जाए कि 29 के तहत रूल्स कौन बना सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर जो जो चाहे रूल्स बना सकती है। फिर सेक्शन बात करते हैं 30 की, यहाँ पे लिखा है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। अगर इस एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन आ जाता है कि उसमें डिफिकल्टी आ रही है, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा या उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छे से नहीं हो रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे उस डिफिकल्टी को रिमूव कर सकती है। तो हमारा ये एक्ट जो कि सेक्शन 1 से स्टार्ट होकर सेक्शन नंबर 30 तक था कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई टारगेट फॉर आईक्यू टीम से जुड़ना चाहे, अच्छे से अपने माइनर एक्ट्स या मेजर एक्ट्स को कंप्लीट करना चाहे, लैंग्वेज पेपर में अगर कोई परेशानी आ रही है उसको कंप्लीट करना चाहे, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके टारगेट फॉर आईक्यू टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह नई वीडियो लेकर आऊंगा किसी नए माइनर एक्ट पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।